नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से एक रहस्य बना रहा है, उत्तर कोरिया। अक्सर हमें वहाँ की चमकदार, एकदम परफेक्ट तस्वीरें ही दिखाई जाती हैं, जो कि वहाँ की सरकार चाहती है कि हम देखें। लेकिन आज हम स्वतंत्र रिपोर्टों और ज़मीनी हकीकतों को जोड़कर देखने वाले हैं कि वहाँ के एक आम नागरिक की असल दिनचर्या कैसी होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं। ये बात 1990s के दशक की है, जब उत्तर कोरिया में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसे आर्डुअस मार्च कहा जाता है। जरा सोचिए, प्रशासन का नियंत्रण इस हद तक था कि वे ये तक तय करते थे कि आप क्या बोल सकते हैं। अगर किसी की मौत भूख से हुई है तो आप ये नहीं कह सकते थे। आपको कहना पड़ता था कि उन्हें इतना दर्द हुआ कि उनकी जान चली गई। और आपको बता दूं, नियंत्रण का ये स्तर आज भी उनके दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब वहाँ का समाज काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट हमें सोंगबुन यानी वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक वर्गीकरण के बारे में बताता है। राजधानी प्योंगयांग में रहने वाले केवल 10% लोग उच्च वर्ग के माने जाते हैं और बाकी 80% वे अत्यधिक गरीबी का सामना करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपका सोंगबुन ही ये तय करेगा कि आप क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या काम करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का फ्लो क्या रहेगा? हम इसे बहुत ही आसान रखने वाले हैं। हम एक आम नागरिक के पूरे दिन को एक टाइमलाइन की तरह फॉलो करेंगे, सुबह 6 बजे सोकर उठने से लेकर रात 10 बजे के कर्फ्यू तक। हम देखेंगे कि कैसे घड़ी की सुइयों के साथ उनके जीवन के नियम बदलते हैं। चलिए सुबह के 6 बजे से शुरू करते हैं, मॉर्निंग रूटीन और वहाँ के सख्त नियम। सुबह 6 बजे पूरा देश जाग जाता है, लेकिन सबकी सुबह एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। अगर आप रियोम्योंग स्ट्रीट पर रहने वाले कुलीन वर्ग से हैं, तो आप एक शानदार 20 मंजिला अपार्टमेंट में उठेंगे, जहां किम जोंग उनकी पसंद की बुक शेल्फ्स लगी होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 40 मंजिला इमारतों में रहने वाले आम नागरिकों की हकीकत एकदम अलग है। बिजली कटौती की वजह से वहां लिफ्ट ही नहीं चलती, तो सीढ़ियां चढ़ना रोज का काम है। सर्दियों में खिड़कियों पर प्लास्टिक चिपकाना पड़ता है और ठंड से बचने के लिए भारी भरकम कपड़ों में ही सोना पड़ता है। और नाश्ते में अक्सर बस मकई का सादा दलिया ही नसीब होता है। अब तैयार होने की बारी आती है, लेकिन वहाँ फैशन आपकी पसंद नहीं, बल्कि विचारधारा को कंट्रोल करने का एक तरीका है। पुरुषों के लिए सिर्फ सरकार द्वारा तय किए गए हेयर स्टाइल ही चलते हैं, जैसे कि स्पीड बैटल कट। हर नागरिक को अपने कपड़ों पर किम इल-सुंग का बैज लगाना ही होता है, और ये बैज इतने कीमती होते हैं कि जेब कतरे भी सबसे पहले इन्हीं पर हाथ साफ करते हैं। कपड़े परिधान अनुसंधान केंद्र डिजाइन करता है, और वेस्टर्न जीन्स वो तो पूरी तरह से बैन है। तो अब घड़ी में बज गए हैं सुबह के 7:30। ये समय है घर से निकलने और काम पर जाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली काम शुरू होने से बहुत पहले ही उनका दिन शुरू हो जाता है? ऑफिस पहुंचने पर सबसे पहले एक 30 मिनट का अनिवार्य सेशन होता है, जहां सबको पार्टी के निर्देश पढ़ने होते हैं। जरा सोचिए, हर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। बच्चों के लिए भी दिन की शुरुआत देश प्रेम के गीतों और व्यायाम से होती है। इसके बाद लोग अपने काम पर जाते हैं, जो कि अक्सर सरकार ही तय करती है। कई बार तो लोगों को खदानों जैसी बेहद खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है। और वो काम पर जाते कैसे हैं? कारें तो वहां ना के बराबर हैं, और जो हैं वो सरकारी विभागों की हैं। आम लोग साइकिल से चलते हैं, और एक सीगल ब्रांड की साइकिल खरीदने में उनके महीनों की पगार लग जाती है। ट्रैफिक के नियम भी कमाल के हैं। कोई भी ट्रक किसी कार को ओवरटेक नहीं कर सकता, और हाँ, ड्राइव करते हुए स्मोकिंग करना तो बिल्कुल मना है। अब दोपहर के 12 बज चुके हैं, यानी खाने का वक्त। उत्तर कोरिया में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि खाना भी आपकी हैसियत बताता है। जो नए अमीर लोग हैं, जिन्हें डोंजू कहा जाता है, वे प्योंगहट्टन जैसी आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं। प्राइम स्टेक खाते हैं, ज़ारा के कपड़े पहनते हैं। और आम लोग, वो ब्लैक मार्केट जिसे जंगमदांग कहते हैं, उस पर निर्भर हैं। वे अक्सर इंजो गोगेबब खाते हैं। ये सोयाबीन के पेस्ट से बना एक तरह का नकली मीट है, जिसे अकाल के दिनों में जिंदा रहने के लिए ईजाद किया गया था। अब जो बात मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगती है, वो है वहाँ के अनोखे व्यंजन।
प्योंगयांग के मशहूर ठंडे नूडल्स तो हैं ही, लेकिन स्वीट मीट नाम की भी एक डिश है जो असल में डॉग सूप है और इसे गर्मियों के सबसे गर्म दिनों में खाया जाता है। और गैसोलीन क्लैम बीबीक्यू के बारे में क्या कहेंगे? इसमें सीपियों के ऊपर सीधे पेट्रोल छिड़क कर उन्हें पकाया जाता है। इसके अलावा तलपी भी बहुत पॉपुलर है, जो सूखी मछली होती है और लोग इसे अक्सर बियर के साथ बड़े चाव से खाते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि काम खत्म तो लोग घर जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ से कम्युनिटी सेशन और कड़ी निगरानी का दौर शुरू होता है। तो हर शाम एक अनिवार्य सामुदायिक सत्र होता है। ये कोई आम मीटिंग नहीं है। यहाँ हर किसी को अपने ही काम की आलोचना करनी होती है, अपनी कमियां बतानी होती हैं और सरकार के सामने अपनी छोटी-मोटी गलतियों को मानना पड़ता है। आपको हर दिन साबित करना होता है कि आप पार्टी के निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। और ये निगरानी कितनी बड़ी है? जरा इस नंबर को देखिए, 2,60,000। ये उन कर्मचारियों की संख्या है जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करते हैं। ये लोग बिना बताए किसी के भी घर में कभी भी छापा मार सकते हैं। तो असल में वहाँ कोई भी इंसान कभी भी खुद को पूरी तरह से आज़ाद महसूस नहीं कर सकता। रात के 8 बज गए हैं। क्या इतने कड़े नियमों के बीच लोग थोड़ा बहुत आराम या एंटरटेनमेंट कर पाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। हालांकि डेटिंग बहुत छुप-छुप कर यूनिवर्सिटी से दूर की जाती है, लेकिन युजुगामु यानी शराब पीना, गाना और नाचना वहाँ बहुत आम है। लोग लोकल बियर या घर पर बनी शराब का मजा लेते हैं। और एक और बहुत दिलचस्प बात बताऊं, वहाँ बिजली की कटौती अक्सर सड़क के एक ही तरफ होती है, तो कई बार पूरे के पूरे परिवार रोशनी की तलाश में सड़क पार करके अपने पड़ोसियों के घर चले जाते हैं। है ना एकदम अनोखी बात? अब बज गए हैं रात के 10, कर्फ्यू का समय, और मीडिया की वो दुनिया जो सबसे छुपकर चलती है। रात होते ही प्योंगयांग की सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं, लेकिन घरों के अंदर एक अलग ही दुनिया जगमगाती है। वहाँ की सरकार ने मानबंग नाम का अपना खुद का सिस्टम बनाया है, लेकिन उस पर सिर्फ सरकारी प्रचार आता है। इसलिए लोग तस्करी करके लाए गए यूएसबी पेन ड्राइव और ब्लैक मार्केट का सहारा लेते हैं। इन पेन ड्राइव्स में चीनी और भारतीय फिल्मों से लेकर साउथ कोरियन ड्रामा तक सब कुछ होता है, जो कि वहाँ पूरी तरह से गैर कानूनी है। और ये बात बाहरी दुनिया से जुड़ने की उनकी भूख को बहुत शानदार ढंग से दर्शाती है। जरा सोचिए, एक आम नागरिक महीने में बमुश्किल 40 से 50 अमेरिकी सेंट कमाता है, लेकिन अगर वो कोई गैरकानूनी फिल्म या शो देखते हुए पकड़ा जाए तो उससे बचने के लिए 10 से 50 डॉलर तक की रिश्वत देनी पड़ सकती है। बाहरी दुनिया की एक झलक पाने के लिए ये लोग इतना बड़ा आर्थिक जोखिम उठाते हैं। लेकिन प्रशासन भी इससे बेखबर नहीं है। उनके पकड़ने के तरीके भी बेहद चालाक और डरावने हैं। कई बार जब सुरक्षा एजेंसियां छापा मारने आती हैं तो वे जानबूझकर बिल्डिंग की बिजली काट देती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई VHS टेप देख रहा हो तो टेप प्लेयर के अंदर ही फंस जाए और वे उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। ऐसा कंट्रोल सच में अकल्पनीय है। तो हमने सुबह 6 बजे से लेकर रात के अंधेरे तक वहाँ के लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। इतने कड़े नियम और आर्थिक मुश्किलों के बावजूद ब्लैक मार्केट और तस्करी किए गए USB के जरिए एक खामोश प्रतिरोध लगातार पनप रहा है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या होगा जब बाहरी दुनिया की जानकारी का ये सैलाब इतना बढ़ जाएगा कि सरकार उसे रोक ही ना पाए? क्या रोजमर्रा का ये छिपा हुआ प्रतिरोध कभी इस देश को भीतर से पूरी तरह बदल देगा? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।